उसमें संज्ञा का अभ्यास करेंगे। तो व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे द्वारा हम भाषा शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण का अर्थ, व्याकरण यानी वह विद्या जिसके द्वारा हमें किसी का भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना तथा समझना आता है, वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 4 अंग या तो 4 भेद है। पहला है वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य। ये 4 अंग या तो भेद उसकी व्याकरण में आवश्यकता पड़ती है। तो व्याकरण में कैसे विभाग होते हैं, किसे व्याकरण में क्या क्या होता है? तो विभाग में पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया के काल, शब्दकोश क्रम, विराम चिन्ह, समानार्थी, समानार्थी को पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, विरोधार्थी शब्द, सम शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावतें, ये सब है वो क्या है? व्याकरण है। तो हम है आज हमारा पहला संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके जो प्रकार है उसका अभ्यास करना है। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था को संज्ञा कहते हैं। छोटा वीडियो होगा लेकिन दमदार आपका होने वाला है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, नोट्स बनाते चलिएगा। कह रहा है संज्ञा, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। परिभाषा की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है, ये इसकी परिभाषा होती है। संज्ञा, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। परिभाषा इसकी क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा है वो एक विकारी शब्द भी है, अर्थात उसमें लिंग और वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। हमारे व्याकरण में आते हैं कि लिंग पहचान कीजिए, लिंग बदलिए, तो उसमें जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है तो उसमें हमें बदलना है, स्त्रीलिंग होता है तो उसका पुल्लिंग करना है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं तो हरण है तो हरण का लिंग बदलते हैं हम तो क्या हो जाता है? हिरणी हो जाता है। लड़का है तो लड़का का लिंग बदलते हैं तो क्या हो जाता है? लड़की हो जाती है। तो ऐसे है वो कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा के भेद और प्रकार, संज्ञा के भेद और प्रकार को लेकर व्याकरण के ज्ञाता है उसके एक मत नहीं है। अगला पॉइंट आपका है संज्ञा। संज्ञा ये क्या होती है? विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। कैसे? जैसे हमने बताया लड़का, लड़का बोला लड़का और लड़का को क्या कर दिया? लड़की, अर्थात कह सकते हैं विकार कर दिया ना। तो याद रखिए संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा के भेद की बात करते हैं तो संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरणकर्ता अर्थात व्याकरण के ज्ञाता एक मत नहीं है, किंतु अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वो द्रव्यवाचक, समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जो कि अभी हमने आपके स्ट्रक्चर में बता दिया है। अगले पॉइंट में संज्ञा के 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा है। तो ये 5 प्रकार है, उसको क्या बोलते हैं? 5 भेद बोलते हैं। पहला भेद देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं तो आपने देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं कि कोई एक व्यक्ति या वस्तु या कोई एक ही स्थान है उसका बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि सुनील क्या है? व्यक्ति का बोध कराता है। भारत वो क्या है? देश का बोध कराते हैं। उत्तर दिशा, दिशा है वो दिशा, पूरी दिशा, 4 दिशा होती है
उसकी बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उत्तर दिशा का जो स्पष्टता है, तो उत्तर दिशा है वो क्या बनती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। भारतीय राष्ट्रीय जाति है तो उसमें भारतीय है, बहुत सी जातियां हैं लेकिन भारतीय है वो प्रॉपरली नाम दिया हुआ है, प्रॉपरली नाम व्यक्ति वस्तु और स्थान का होता है, तब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। साइकिल, गंगा, नदी, काला सागर, वो समुद्र है, समुद्र पूरे समुद्र का बोध नहीं करना है, समुद्र पूरा का जो बोध करते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन समुद्र का प्रॉपरली नाम दिया हुआ है, स्पष्ट नाम की काला सागर है, तो ये है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। रामचरितमानस एक पुस्तक है, उसका नाम दिया हुआ है, प्रॉपरली नाम दिया हुआ है कि रामचरितमानस, तो प्रॉपरली नाम एक ही है, तो एक ही नाम जो स्पष्ट होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देवनागरी लिपि के नाम है, तो लिपि है वो देवनागरी है, तो देवनागरी लिपि में पूरा स्पष्ट नाम दिया हुआ है कि बहुत सारी लिपि में से ये देवनागरी लिपि की बात हो रही है, तो ये क्या बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली, दीपावली, त्योहार आदि, त्योहारों में भी होली और दीपावली के नाम दिए हुए हैं, तो होली का नाम स्पष्ट होता है, जहां पर दीपावली का नाम स्पष्ट होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। तो उपयुक्त सभी किसी एक का बोध कराता है, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनील, सुनील क्या एक व्यक्ति है। भारत एक ही देश है ना। अगला है उत्तर दिशा, उत्तर एक ही है। भारतीय राष्ट्रीय जात, मतलब कह सकते हैं भारतीय मतलब राष्ट्रीय जात हो गई। साइकिल कोई वस्तु हो गई। गंगा देखो नदी हो गई। काला सागर एक समुद्र हो गया। रामचरितमानस एक पुस्तक हो गई। देवनागरी एक लिप हो गई। होली, दीपावली ये आपके त्योहार हैं। तो ये जब सब होते हैं आपके क्या होते हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। समझ में आ गया ना। उपयुक्त सभी किसी एक का ही बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, एक से अधिक आपके नहीं हो सकते हैं, याद रखिए। व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक चीज एक ही होगी, इससे ज्यादा आपकी नहीं हो सकती है। समझ में आ गया है ना, क्लियर है ना पूरी तरीके से। चलिए अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उपयुक्त, हाँ नोट यहाँ पर याद रखिए कि कोई व्यक्ति या वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो यह शब्द समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगे। हमने देखा कि खास याद रखने वाली बात है तो क्या है कि कोई व्यक्ति या वस्तु का कोई एक ही बात जब आती है तभी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है। जब तक किसी एक व्यक्ति की वस्तु का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो ये शब्द है वो क्या बन जाता है, समूहवाचक संज्ञा बन जाता है। हमने देखा कि आगे है वो भारत देश, तो एक ही भारत देश की बात की है तब क्या कहते हैं, एक ही भारत देश की बात होती है तो एक ही व्यक्ति की बात है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जब भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों की 26 देशों की बात हो रही है तब क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगते हैं। याद रहेगा ना। दूसरा पॉइंट आपका दिया है, ध्यान दें, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, जैसे कि पाकिस्तान है ना, भारत पाकिस्तान, देशों के नाम दे दिया ना, देशों के नाम, तो भारत पाकिस्तान आदि। समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, भूमध्यसागर आदि। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम रामायण, दैनिक जागरण। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, काराकोरम। दिनों महीनों के नाम जैसे सोमवार, जनवरी है ना। ऐतिहासिक युद्ध स्थल, घटनाओं के नाम, मतलब कह सकते हैं कि इसमें से पर्सनल किसी एक की बात की जाए है ना, जैसे पुस्तकें तो बहुत होती हैं, आप किसी रामायण की बात कर दिया, काला सागर की बात कर दिया, या दैनिक जागरण पत्र की बात करता है, या हिमालय पर्वत की बात करता है, तो ये जो आपके हैं पर देख सकते हैं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सत्याग्रह आदि जो आपके हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये एक ही होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए जातिवाचक को समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, लेकिन पूरी जाति के लिए जो बात की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि उदाहरण के लिए है लड़का, वकील। लड़का है तो लड़का पूरी जाति के लिए है कि जितने भी लड़के हैं वो सभी जाति में आ जाते हैं, तो पूरा लड़का है, उस जाति की बात की है। वकील तो वकील एक नहीं है, बहुत सारे वकील है, पूरे पूरे जितने भी वकील है उसके लिए बात की जाती है, तो वो वकील जाति के लिए बात है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा बनती है। तो उसी तरह नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, नगर, पर्वत, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, लड़की, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, पुस्तक, ज्वालामुखी, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं कि पूरे मनुष्य जाति के लिए है, पूरी नदी जाति है, नदी है, बहुत सारी नदी है। एक ही नदी का बात जब नाम दिया हुआ है कि गंगा नदी, तो गंगा नदी है, तब क्या बात होती है, कौन सी संज्ञा में आते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। गंगा नदी की जब बात की जाती है तब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पूरी नदी का कोई नाम प्रॉपरली नहीं दिया गया है, तब नदी की ही सिर्फ बात होती है, तो क्या है, उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, अब देखो एक लड़का की तो बात नहीं कह रहा है, जातिवाचक में देखो लड़का, वकील, नदी। अब नदी में देखो बहुत कुछ हो सकती है, कौन सी नदी है तो बताया नहीं गया है। मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, नगर, पर्वत। अब देखो पर्वत बहुत होते हैं ना, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, लेकिन ये बोल दे कि हिमालय पर्वत तो व्यक्ति में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पर्वत में बहुत होते हैं ना, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, लड़की, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप, ये सभी आपके जातिवाचक में होते हैं, ठीक। तो उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, वकील, भूकंप आदि का नाम लेने पर ये किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे हैं, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जात का बोध करा रहे हैं, ये सभी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, वकील, भूकंप आदि का नाम लेने पर ये किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उसी संपूर्ण जात का बोध कराते हैं। यहाँ पर भी एक ध्यान देना है कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के प्रयुक्त नाम आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि काफी कंफ्यूज कर देता है कि राजनीतिक पद में भाई इसको। ध्यान दे कि प्रशासनिक और राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम और प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम है, वो मनुष्य जाति के लिए आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कि पूरी जाति की जब बात की जाती है, कोई एक व्यक्ति की नहीं होती है, तब क्या होता है, क्या किसका बोध कराते हैं, तो के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या करें, है ना, जैसे राज्यपाल कह रही इसका राज्यपाल अलग है, उसका राज्यपाल अलग है, भाई अलग अलग बोला जाएगा तो फिर अलग होगा ना, लेकिन राज्यपाल शब्द दिया है तो ये तो कई राज्यों में होता है, इस कारण से। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों में से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा यानी भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा है, उसमें क्या है, भाव, गुण, स्थिति, अवस्था। भाव में क्या होता है, तो हंसी, खुशी, सुख, दुख, प्यार, नफरत, आशा, आश्चर्य, बलिदान आदि है, वो भाव रहते हैं। गुण में क्या होता है, तो वीरता, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, निर्भयता, मिठास, कड़वापन आदि जो होते हैं वो गुण होते हैं, और गुण है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। स्थिति में क्या होता है, तो कि अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य, थकावट, चिंता, बीमारी, ये सब है वो स्थिति है, तो उसमें भी गुण, धर्म और भाव ये सब है वो भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अवयव में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनती है, तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अवयव में प्रत्यय जोड़कर
किया जाता है। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, धैर्य, निजत्व, ममत्व, बंधुत्व, ये सब है वो कैसे शब्द है? भाववाचक संज्ञा है। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अर्थात भाव आदि का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक। देखिए, वस्तु के गुण, धर्म, दशा अर्थात भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं अव्यय में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। याद रखिएगा कि कोई भी अगर जातिवाचक संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है एवं अव्यय में अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये कह सकते हैं कि आपके भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब चौथा जो प्रकार है संज्ञा का, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है कि उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, पुंज, ढेर, मंडल, धुंध यानी केले का धुंध, गुच्छा यानी अंगूर का गुच्छा। तो ये सब है वो पूरे के पूरे समूह का बोध कराता है, ज्ञात कराता है। इसीलिए क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें कि बाजार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ है उसमें क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। तो भीड़ है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो वाचक या समुदायवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है। तो देखो, अभी हमने बताया था कि जैसे कि आपकी जाति थी ना, जाति, वही तो आपको समूहवाचक में वही बताया जा रहा है ना, वही परिभाषा उसमें बताई जा रही है। जाति वाली परिभाषा किसमें बताई जा रही है? समूह में। इसी कारण कहा जाता है कहीं ना कहीं जो समूह है वो जाति के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कुंभ, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, पुंज मतलब प्रकाश पुंज, ढेर, मंडल, घोंद अर्थात केले का घोंद होता है, केले का घोंद। ठीक है, गुच्छा मतलब अंगूर का गुच्छा। ठीक है, ये आपके समूहवाचक या समुदायवाचक में आपके आते हैं। ठीक है, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु या द्रव्य यानी कि माप तोल वाली जो वस्तुएं होती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पित्तल, तेल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजा, पेट्रोल, डीजल आदि है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। एक उदाहरण देखते हैं कि यह स्वच्छ पानी, तो पानी है वो क्या है? उसका तोलमाप हो सकता है 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, तो ऐसे है उसका तोल माप कर सकते हैं। इसीलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्य है। और द्रव्य जहां पर भी द्रव्य का नाम होता है वहां द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध होता है और से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दूध का उदाहरण देखें तो लड़का दूध पीता है, तो दूध है वो क्या है? द्रव्य है, उसका भी तोल माप हो सकता है, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना चांदी कीमती धातुएं हैं, सोना चांदी है उसका भी तोल माप हो सकता है, द्रव्य है, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहते